हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग प्रश्नावली 1.5 का जो प्रश्न नंबर 3 है उसका सोल्यूशन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। जैसे दोस्तों हम लोग पिछली वीडियो के माध्यम से आपकी कक्षा 9 का जो आपका प्रश्नावली 1.5 से संबंधित जो प्रश्न नंबर 1 और 2 थे उनका सोल्यूशन हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से कर लिया था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का सोल्यूशन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो प्रॉपर मैंने प्रश्न नंबर 3 के लिए ही बनाया है, क्योंकि दोस्तों जो आपके प्रश्न नंबर 3 में इसमें कहा जा रहा है ये बाकी सब जितने सारे बच्चे उनको बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आती। जो बच्चे बहुत सारा इंटेलिजेंट है, बहुत सारा तेज है, वो तो चीज को समझ जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फंसाता है। मतलब ये बना तो लेते हैं, मतलब लिख तो लेते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारा स्कूल में क्या होता है कि बहुत सालों से इस क्वेश्चन को लोग बनाते आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर बनाते आ रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जब बात आती है इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए कुछ टीचर क्या करते हैं कि इसका जो आंसर है, मतलब बोलते हैं कि आंसर पीछे से लिखा होगा, आप उस आंसर को लिख कर क्या कर सकते हो, इसका आंसर तुम दे सकते हो, उसके बाद चलो अगले प्रश्न पर चला जाए। लेकिन इसमें क्या रहस्य है कि आपसे क्या कह रहा है, इसके बारे में बच्चों को बिल्कुल भी दोस्तों परिचित कराया ही नहीं जाता है, जबकि इस चीज को बच्चों से परिचित होना बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर आप समझ पाइएगा कि इसका मतलब क्या होगा। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ जो दोस्तों तथ्य है, इसको मैं इतनी अच्छी तरीके से आप लोग माइंड में दोस्तों क्लियर करूंगा कि इसमें दोस्तों आपको कोई भी दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप मेरे इस वीडियो के लास्ट एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रश्न नंबर जो 3 है इसमें क्या कर रहा है आपसे, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इतना को समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो पाई होता है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको बिल्कुल भी पी बटा क्यू के रूप में हम लोग निरूपित नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन संख्याओं का निरूपण पी बटा क्यू के रूप में नहीं हो सकता, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, तो उसे हम लोग बिल्कुल भी क्या बोल सकते हैं, उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोल सकते, वो अपरिमेय कहलाता है। बस वही गुण आपके किसमें देखा जाता है दोस्तों, तो पाई में देखा जाता है। तो इसका जो दोस्तों तुलना होता है वो किसके साथ किया जाता है अनुपात के रूप में, तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास से किया जाता है। कहने का मतलब कि दोस्तों जो पाई होता है वो बराबर होता है किसके, सी बटा डी के। अब हमने सी बटा डी क्यों लिखा, तो भाई यहाँ पर बताया जा रहा है परिधि, मान लीजिए सी, जो परिधि है उसको मान लीजिए सी। आप सभी को पता है कि परिधि किसको बोलते हैं, तो वृत्त का जो दोस्तों लंबाई होता है चारों ओर की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि के नाम से हम लोग जानते हैं, जो उसके क्षेत्र के चारों ओर से घेरता है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं उसके व्यास, तो व्यास को यहाँ पर बोला है मान लीजिए डी, और आप सभी जानते हैं जो डायमीटर होता है उस व्यास को हम लोग छोटा संकेत डी से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो पाई इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात से परिभाषित किया जाता है। तो आप लोग के मन में क्वेश्चन होगा कि क्यों किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो पाई है वो सी बटा डी के इक्वल हो जाता है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, बराबर में माना जाता है। मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा, बस समझते रहिए ना। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पाई इक्वल टू सी बाई डी। इस तथ्य का अंतर विरोध करते हुए, आगे पढ़िएगा, इस तथ्य का अंतर विरोध करते हुए प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। तो भाई सही बात है, पाई अपरिमेय है, ये तो मतलब रियलिटी है, 100% रियल है कि पाई जो है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका पाई है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। ठीक, और आप सभी जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है उसे हम बिल्कुल भी पी बटा क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। जब उसे पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर यहाँ पर जो ये पाई है वो पी बटा क्यू के रूप में निरूपित कैसे हो चुका, क्योंकि यहाँ पर जो C है और यहाँ पर जो D है ये अपने किस रूप में है, मान के चलते हैं ये पूरा क्या है दोस्तों, एक प्रकार का भिन्न है, और इस भिन्न में जो आप C देख रहे हैं वो एक प्रकार का क्या चाहिए, P। यहाँ पर किसके लिए, परिमेय के लिए। यहाँ पर जो D देख रहे हैं वो किसके लिए है, तो Q। ठीक है, तो जब ये P बटा Q के रूप में निरूपित हो चुका है और P बटा Q का जो निरूपण है वो पाई के इक्वल हो चुका है, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि पाई को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, और जबकि यहाँ पर जो पाई है वो P बटा Q अर्थात C बटा D के इक्वल हो चुका है। तो इसी का बोला है कि निराकरण आप कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, कोई भी दोस्तों अंतर विरोध होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जब भी किसी एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग देते हैं या फिर एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं, तो हमारा जो भागफल है वो दोस्तों हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आप C और D देख रहे हैं, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक अपरिमेय जरूर होगा। अब आप बोलेगा अरे ला ये तो गलती बता रहे हैं, मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बस समझते रहिए। मैंने क्या बताया
कि पाई इक्वल है किसके, तो C/D के, और इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं है, कोई इसका अंतर विरोध कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि C और D इन दोनों में से कोई भी एक का होगा, अपरिमेय जरूर होगा। अब आप लोग बोलिए कैसे, तो दोस्तों मैं आप लोग बताता हूं। देखिए यहां पर जब इन दोनों में से कोई एक अपरिमेय नहीं होगा तो फिर ये पाई किसको कैसे हो सकता है, अगर पाई बराबर है C/D के तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई भी एक ना एक अपरिमेय जरूर होगा। और जब इन दोनों में से कोई भी एक अपरिमेय हो जाएगा तो जब भी हम एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग देंगे या फिर एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भागफल सदैव कैसा मिलेगा, अपरिमेय। और जब मिलेगा भागफल अपरिमेय तो दोस्तों आपका जो पाई होगा इसके बराबर हो सकता है। लेकिन साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जो पाई है वो बराबर कब होगा, जब उसका मान पाई के अप्रोक्सीमेट प्राप्त होगा तब होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर कुछ जो देखिए डी का मतलब होता है व्यास। जो बच्चे नहीं जानते कि व्यास का मतलब क्या होता है मैं आप लोग बता दूं कि व्यास जो होता है वो वृत्त की वह जीवा होती है जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है। हाँ ये मान लेते हैं केंद्र है, ठीक है। और जो व्यास होती है वो त्रिज्या का दुगना होती है। त्रिज्या क्या होती है, दुगना। तो हाई मान लेते हैं आर, ठीक है, हाई मान लेते हैं आर, दुगो त्रिज्या तो पूरा क्या होगा 2r, और इसी 2r को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास यानी डायमीटर। डी के नाम से क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो पाई बराबर सी। तो सी क्या होता है, मैंने आप लोग बताया सी होता है परिधि, और आप सभी को पता है कि वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2πr। अब बटवा में जो डी है वो क्या होता है, तो व्यास। अब व्यास क्या होता है, तो व्यास होता है दोस्तों त्रिज्या का दुगना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 2r। तो देख सकते हैं ये अपने संतुलन में कैसे, कहा से कि भैया अगर हम ऊपरे ऊपरे हाई आर कटा दे, हाई टू कटा दे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो पाई है वो इस पाई के बराबर हो चुका है। और साथ ही अब एक आंसर भी मिल चुका कि जो पाई का जो निरूपण है वो हम लोग वृत्त के परिधि और उसके व्यास के अनुपात से क्यों करते हैं, क्योंकि इनका जो संतुलन है वो पाई इक्वल टू पाई हो जाता है। अब आप दोस्तों आप यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि इस भिन्न के अंश और हर यानी इन दोनों में से कोई ना कोई क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या जरूर होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 2r है वो तो बिल्कुल भी अपरिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो c है, c का मान क्या है, तो 2πr। तो भैया 2πr में जो r है जो 2 है, मान के चलते हैं कि यह एक प्रकार का क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई है वो तो परिमेय है, क्या है, उतर परिमेय है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब भी किसी संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल सदैव ही अपरिमेय प्राप्त होता है। तो जब भाई मोरे हाई 2 और r परिमेय है और पाई आपका परिमेय है, और जब पाई को हम लोग 2 और r से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान परिमेय कैसे मिल सकता है, मिलेगा परिमेय कभी नहीं मिल सकता है। क्या मिल सकता है, अपरिमेय मिलेगा। जब इसका टोटल मान अपरिमेय मिलेगा तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि जो c है वो एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हुआ। और जब c आपका एक प्रकार का अपरिमेय संख्या हुआ तो अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या करेंगे, इस परिमेय संख्या से भाग देंगे तो इसका जो भागफल है वो क्या हो सकता है, एक अपरिमेय। यहाँ पर भिन्न के व्यक्त करने समझ आइए कि जिसको हम p/q के रूप में लिख दो आपका परिमेय बन गया। p/q के रूप में लिखने के साथ ही साथ आपके p और q का मान क्या होना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। जबकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मान चलते हैं, देखिए जैसे हम यहाँ पर लिख दे 1/√2, ठीक है। तो ये 1/√2 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1/√2 का मतलब ये हुआ कि जो 1 है वो तो पूर्णांक में है, लेकिन जो √2 है वो का पूर्णांक में है नहीं है ना। तो ये क्या है, भिन्न में तो भी है, तो क्या इसको बोलेंगे परिमेय संख्या है, नहीं, यह क्या है, प्रकार अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपका p तो पूर्णांक है लेकिन √2 बिल्कुल भी पूर्णांक नहीं है। p और q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एगो पूर्णांक हो गया और एगो नहीं हुआ तो उसको परिमेय बोल देंगे। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बिल्कुल प्रूफ के साथ समझाता हूँ, आप लोग ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि अपना मोबाइल फोन ले लेता हूँ, ठीक है, और आप लोग को बताता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने माइंड में सोच रहे होंगे कि सर आप बोल रहे हैं कि जो c का मान होगा वो अपरिमेय होगा, और यहाँ पर हम किसी भी अगर वृत्त का परिधि अगर निकालते हैं तो वृत्त की परिधि तो पूर्ण रूप में मिलती है, मतलब परिमेय रूप में मिलती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, मतलब बिल्कुल भी दोस्तों अपरिमेय नहीं मिलती है। मतलब वृत्त का जो परिधि होगा वो 44 सेंटीमीटर हो सकता है या 11/27 सेंटीमीटर हो सकता है। अपरिमेय कहाँ मिलता है, अपरिमेय तो नहीं मिलता है। और जबकि आप बोल रहे हैं कि अपरिमेय मिलता है, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों आप लोग पाई का मान क्या जानते हैं, बताइए पाई का मान क्या जानते हैं।
आप लोग पाई का मान जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो होता है 3.1415। और इसी प्रकार से आगे इसका मान क्या होगा, बढ़ते रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट डॉट लगा देंगे, ठीक है। यानी इसका बिल्कुल भी अंत नहीं है। और साथ ही आपने जाना होगा कि पाई के स्थान पर हम लोग एक और संख्या लेते हैं जिसका मान होता है 22/7। अब 22/7 को अगर हम दोस्तों यहाँ पर लिखें तो 22/7 का मान होता है 3.1428557, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि फिर रिपीट करना शुरू कर देता है, फिर 1428557, 1428557 कहने का मतलब कि यहाँ तक क्या होगा, इसका रिपीटिंग शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग पाई को 22/7 के इक्वल मानते हैं। क्यों मानते हैं पता है आप लोग को, देखिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई में दशमलव के बाद जो 1 4 1 5 9 2 6 5 मतलब अनंत तक मानिए ना 5 तक, तो इन संख्याओं में से जो दोस्तों आपका 1 4 है वो आपके 22/7 के दशमलव के बाद वाला जो अंक मिला है 1 4 उसके तुलना में है। देख सकते हैं ऊपर में भी क्या है 3.14 और नीचे में भी क्या है 3.14। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, हमेशा पाई का मान 3.14 लिखते हैं, क्योंकि 22/7 का भी मान इतना तक क्या होता है, शुद्ध प्राप्त होता है। किसके लिए, तो पाई के लिए इतना तक शुद्ध प्राप्त होता है। लेकिन जैसे हम 4 से आगे बढ़ते हैं तब बिल्कुल भी शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि दोस्तों आप कोई भी अगर संख्या ले लेते हैं तो दशमलव के बाद जो आपको 2 अंक मिलेगा ना, देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे अंक हैं लेकिन दशमलव का जो 2 अंक मिलेगा तो इस वाले अंक को हम लोग बोलते हैं, इस वाले अंक को निश्चित अंक है ना, इस वाले अंक को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित अंक। यानी कि दशमलव के पहले के कुल जितने भी अंक होते हैं तो दशमलव पहले कौन है 3, और दशमलव के बाद क्या केवल एगो अंक, दशमलव के पहले के कुल अंक और दशमलव के बाद क्या केवल एगो अंक निश्चित अंक कहलाता है। तो दशमलव के पहले कौन है, एगो, कौन 3, तो वो भी निश्चित है। और दशमलव के बाद को बारे में बताया अभी, तो एगो अंक तो वो भी क्या है निश्चित, मतलब 3.1 क्या है फिक्स है। और उसके बाद का जो अंक मिलेगा 4 वो क्या होगा अनिश्चित, मतलब इसमें कोई फिक्स नहीं है। लेकिन 4 के बाद कुल जितने भी आपके अंक मिलते हैं 1 5 9 2 6 5 ये सब दोस्तों क्या होते हैं, सनिकटम होते हैं, अनुमानित होते हैं। इसको अनुमान के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल फिक्स नहीं होता। फिक्स हम लोग क्या करते हैं, ये दोस्तों आपके दशमलव के केवल 2 अंकों तक ही क्या किया जाता है, फिक्स माना जाता है। इसीलिए जो पाई का मान है वो 22/7 की तुलना में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। और इसलिए जो पाई होता है वो 22/7 के क्या होता है, बराबर होता है। किसके लिए, तो 3.14 3.14 के लिए। इसीलिए जब हम लोग पाई के स्थान पर 22/7 को रखते हैं तो ये भी दोस्तों अपना जो मान है वो पाई की तुलना में क्या करता है, वो प्राप्त कर देता है, मतलब शुद्ध रूप में क्या करता है, प्राप्त वो कर देता है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर ये सिखाता हूँ कि दोस्तों कैसा परिमेय संख्या। देखिए तो दोस्तों मान के चलते हैं कि वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, मान के चलते हैं 7 सेंटीमीटर। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अगर हम लोग त्रिज्या रखेंगे 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिख रहे हैं, त्रिज्या रखेंगे 7 सेंटीमीटर, 2 गुणे 3.14 गुणा में 7 सेंटीमीटर। अब बटा में क्या चाहिए, डी है ना। तो अभी दोस्तों छोड़ दीजिए, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमाप निकालते हैं। ये हम परिमाप निकाल रहे हैं वृत्त का, क्योंकि आपको पता है कि वृत्त का परिमाप कितना होता है, तो 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 हो चुका है। अब पाई का मान कितना लिया है, 3.14 और गुणा कितना लिया है, 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बताइए दोस्तों। मैं आप लोग क्या करता हूँ, यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना दिया है, 2, तो 2 और गुणा यहाँ पर 3.14, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो 7 के साथ हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल जो हमारा मान निकल कर आता है वो कितना निकल कर आता है, देख सकते हैं 43.96, 43.96। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 43.96 है वो एक प्रकार का अपने किस रूप में है, तो परिमेय रूप में है। तो परिमेय रूप में ये क्यों प्राप्त हुआ है भैया, परिमेय रूप में क्यों प्राप्त हुआ है, परिमेय रूप में इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि दोस्तों हमने 3.14 के बाद बाकी संख्याओं को नहीं लिया है। जैसे 3 पाई का मान होता थोड़ी ना होता, 3.14 होता है। पाई का मान तो 1 5 भी होता है, 9 2 भी होता है, 6 भी होता है, 5 भी होता है, मतलब बहुत सारा होता है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख ले, 2 गुणा 3.14 1 5 गुणा 7 सेंटीमीटर, और अब तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा बताइए। देखिए यहाँ पर दोस्तों कैसे बात देखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7 दूनी के 14, ठीक है, गुणा में अब देखिए
1 4 और फिर 1 5, तो एक क्या करते हैं हम लोग गुणा करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों कि कितना आ रहा है 43.981। यहाँ पर कितना था तो 43.96, और यहाँ पर कितना आ रहा है जब हमने 1 5 और बढ़ा दिया तो 981। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अगर हम 9 रखेंगे तो फिर इसके मान में वृद्धि होगी, फिर अगर 6 रखेंगे तो इसके मान में वृद्धि होगी, और हम 5 रखेंगे तो इसके मान में वृद्धि होगी। उसी प्रकार से जितना इसका आगे का मान मिलता जाएगा दशमलव वाला, उतना हम यहाँ पर रखते जाएंगे। तो अब अपने से सोच सकते हैं कि क्या ऊपर में जो मानवा मिलेगा, यहाँ पर सी का जो मान मिलेगा वो आपको परिमेय मिलेगा, मिल सकता है। अरे भाई हम यहाँ मान बढ़ाते जा रहे हैं, मान बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब हेजा कर दे से डॉट 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 हेजा डॉट डॉट कर दे हम, और यहाँ पर हम क्या करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो भाई मोरे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो आपका जो मान होगा वो तो डॉट डॉट में प्राप्त होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डॉट में प्राप्त हो रहा है दशमलव जो आपका अंक आ रहा है उनकी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, रिपीट भी नहीं हो रही, कि उसको हम बोलते हैं कि कैसा आसान तो है लेकिन यह एक प्रकार आवर्ती, आवर्ती नहीं अनावर्ती है। तो जब आपका यहाँ पर जो वृत्त की परिधि है जब वो कैसा हो चुकी है, वो दोस्तों अपने परिमेय रूप में हो चुकी है, और यहाँ पर जो डी है वो परिमेय रूप में हो चुकी है। तो कैसे बोल सकते हैं कि जो आपका वृत्त की जो परिधि है वो एक प्रकार का परिमेय संख्या है, एप्रोक्स मान के माना जाता है, एप्रोक्सीमेट मान लिया जाता है। कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर 3.14 क्या चाहिए, एप्रोक्स है। एप्रोक्स क्या कर सकते हैं, इतना हम शुद्ध मान इसको ज्ञात कर सकते हैं, और इतना से क्या हो सकता है हम किसी भी वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जब आप 3.14 को मल्टीप्लाई किए कितना निकल कर आया 43.96 निकल कर आया था ना, और इतना ही एप्रोक्स मान कितना का मिल रहा है बताइए, किस परिमेय संख्या का, तो 22/7 का। तो अगर हम लोग यहाँ पर 22/7 रखेंगे ना, 22/7, तो ऐसा नहीं कि इसका आंसर अलग आएगा, उतना ही आएगा। देखिए करके दिखाते हैं आप लोग को ध्यान से, देखिए 7 दूनी के 14 आगुणा फिर कितना है तो 22/7, तो 22/7। तो देख सकते कितना आ रहा है मोबाइल पर, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते कितना आ रहा है तो 44। तो भाई मोरे आ रहा है 44, और जब आपने पाई रखा पूरे पाई रखा तो पाई रखने पर क्या आ रहा है 43.96 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि हाई 9 जो आपका यहाँ पर जो अनिश्चित अंक है 6 सार्थक अंक पढ़िएगा ना सब समझ में आएगा। जो यहाँ पर 6 है अगर 9 को 1 दे देगा तो क्या बन जाएगा 9 10, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 44। तो क्या इसके मामले में कोई अंतर है बताइए। अरे सिंपली से करके दिखा रहे हैं आप लोग, देखिए ना आप लोग सिंपली से करके देख लीजिए। देखिए आप लिखते हैं 2 गुणा, अब भैया डायरेक्ट पाई रख रहे हैं, देखिए पाई डायरेक्ट रखे हैं जितना भी मान हो पाई डायरेक्ट रख रहे हैं, उसके बाद गुणा कर रहे हैं किसको हम तो 7 को, ठीक है। तो देख सकते कितना है 43.9822972 है ये तो रोक मोबाइल है कितना टानी तू ही बोला कितना टानी। तो मतलब कहने का मतलब कि अभी 2 से भी आगे बढ़ी 2, अभी बहुत सारा अंक है वो आगे बढ़ेगा। अब देखिए पाई का जो मान है देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, और हम पाई यहाँ पर हम पाई लिख देते हैं, तो क्या पाई का मान उतना होता है निश्चित होता है आतना से ज्यादा होता है, लेकिन मोबाइल क्या करता है इतना आकलन करके आप लोग बता देता है। तो इतना आकलन कम कर रहा है दशमलव के बाद, बोलिए दशमलव बाद इतना डिजिट कम आकलन कर रहा है। तो आप लोग बोल रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर जो मान मिल रहा है वो निश्चित मिल रहा है, तो नहीं ऐसा नहीं है। हम अगर इसके मान को अगर अनिश्चित कर दें तो हमारा जो यहाँ पर सी का मान होगा वो किस रूप में मिल सकता है, तो हमारा दोस्तों किस रूप में मिल सकता है तो अपरिमेय रूप में। तो यहाँ पर जो पाई है वो किसके लिए बराबर है तो 3.14 या फिर 22/7 के लिए क्या चाहिए बराबर है किसके तो C/D के। अब सोचोगा कि 1 4 के आगे क्या हो डॉट डॉट हो जाएगा, मतलब बहुत सारा अंक आ जाए, तो दोस्तों क्या हो सकता है ये यहाँ पर भी क्या होगा डॉट डॉट लगाना पड़ जाएगा, समझ सकते ना। तो बहुत इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या चाहिए समझना पड़ता है, बहुत इसमें दोस्तों क्या करना पड़ता है दिमाग लगाना पड़ता है, तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज को सीख सकते हैं। अब बाकी सब जितना मास्टर होता है क्या बताता है कि सन्निकटन होता है तो अप्रोक्सीमेट होता है, तो स्केल से मापिए, तो स्केल से मापिए तो जितना फैलाइए उतना अंक इसका मतलब मिलते जाएगा। बच्चा सबको समझ ही नहीं आता है कि हम मतलब क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, कैसे मापे कैसे इसका अंक सन्निकटन आएगा कैसे नहीं आएगा पता नहीं चल पाएगा बताइए। लेकिन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सरल तरीके से बता चुका है इस प्रश्न का आंसर कि हम लोग किस तरीके से क्या कर सकते हैं किसी को हम लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग को सीधा सीधा बोल रहा हूँ, अगर इसका आंसर अगर लिखना चाहते हैं तब बस आप लोग यही आंसर लिख दीजिएगा कि इसका कोई भी अंतर विरोध नहीं हो सकता है। अब क्वेश्चन आएगा क्यों हो सकता है, क्योंकि आपके C और D इन दोनों में से कोई भी एक का होगा अपरिमेय संख्या होगा, इसीलिए जो पाई है वो C/D के तुलना में रखी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 3 है उसका सलूशन बिल्कुल सरल तरीके से हो चुका है, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था कक्षा 9 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और साथ ही जिन स्टूडेंट को जिन भाई बहनों को अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, इस क्वेश्चन में कुछ समझ में ना आया होगा, तो भाई मोरे हमें कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट में दोस्तों मैं आप लोगों को रिप्लाई ना करूंगा तो बताइएगा, ठीक है। और साथ ही और इसमें मैंने कुछ गलत बताया हो तो भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।